जब मैं कंपनी के लिए 1 अरब युआन का ऑर्डर लेकर आया तो रास्ते में माइक की मिल्क टी शॉप दिख गई। मैंने ऐसे ही 8 युआन की एक मिल्क टी खरीद ली। रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी की तरफ से मुझे निकालने का मैसेज आ गया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई फेक मैसेज होगा, लेकिन अगले दिन ऑफिस जाकर पता चला कि मेरी पूरी एक्सपेंस रिइंबर्समेंट कैंसिल कर दी गई थी। ऊपर से मुझ पर 10,000 युआन का जुर्माना भी लगा दिया गया। मैं तुरंत फाइनेंस मैनेजर मैडम के पास जाकर बात करने लगा। वो आराम से अपने नाखून काटते हुए बोली, ये कंपनी का नया रूल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं ना, बिना नियम के कोई व्यवस्था नहीं चलती। फिर मैं सीधे बॉस के पास शिकायत करने गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे पुराने क्लासमेट ने मुझे जमकर डांट दी। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि क्लाइंट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस लिमिट से बिल्कुल ऊपर नहीं जाना चाहिए। आखिर तुम्हारे कान में बात क्यों नहीं जाती? अगर हर सेल्स वाला तुम्हारी तरह खर्च करेगा तो कंपनी कैसे चलेगी? अगली बार सिर्फ 10,000 युआन का फाइन नहीं होगा, साल के आखिर का परफॉर्मेंस बोनस भी पूरा काट दूं। उसका वो गुस्से वाला चेहरा देखकर मेरी आंखों में गुस्से से हंसी आ गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने एक फोन किया। हेलो, मैं चेंगदा कंपनी का श्याओ शू बोल रहा हूँ। पिछली बार बिजनेस मीटिंग के दौरान जो मित्सुकी मिल्क टी मैंने आपके लिए खरीदी थी, उसके 8 युआन ट्रांसफर कर दीजिए। उधर वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, अभी भेज देता हूँ। ऑफिस लौटकर मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखना शुरू कर दिया। 2 साल पहले भी ऐसा ही एक खूबसूरत सुबह का दिन था। तब किबेदा मेरे पास आया था। वो मेरा पुराना क्लासमेट था। उसने कहा, मैंने अभी अभी कंपनी शुरू की है, मुझे अपने भरोसेमंद लोगों की जरूरत है, तुम आकर मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर इस कंपनी को खड़ा करेंगे। मैं कसम खाता हूँ, चाहे कंपनी सफल हो या फेल, मैं कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। वो पूरी ईमानदारी और उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने 3 दिन तक सोच विचार किया और आखिरकार अपनी पुरानी स्टेबल जॉब छोड़कर चेंगदा कंपनी ज्वाइन कर ली। शुरुआत मैंने एक साधारण सेल्समैन के तौर पर की। उस वक्त कंपनी बहुत छोटी थी, क्लाइंट भी गिने चुने थे, ऑफिस भी शहर के पुराने सुनसान इलाके में किराए पर था। सेल्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सब कुछ पैरों की मेहनत, जुबान और हिम्मत पर चलता है। हर सुबह मैं अपना बिजनेस कार्ड और प्रोडक्ट की फाइल लेकर सबसे पहली बस पकड़ता और पूरे शहर की गलियां, इंडस्ट्रियल एरिया, ऑफिस बिल्डिंग और होलसेल मार्केट छान मारता। जहां भी कोई संभावित क्लाइंट मिलता, मैं तुरंत पहुंच जाता। पहला बड़ा क्लाइंट जिंगशिंग ग्रुप था। लगातार आधा महीना मैं उनकी कंपनी के चक्कर लगाता रहा। आखिरकार मेरी मुलाकात उनके प्रेसिडेंट कन से हुई। उन्होंने मेरी मेहनत की तारीफ की और मुझे एक मौका देने का फैसला किया। उस दिन की पार्टी शहर के सेंटर के एक महंगे होटल में रखी गई थी। प्राइवेट रूम में एसी बहुत ठंडा था, लेकिन मेरे शरीर से लगातार पसीना निकल रहा था। प्रेसिडेंट किन के लोग बार बार मुझे शराब पिलाते रहे, व्हाइट वाइन, रेड वाइन, सब मिलाकर। उस वक्त किबेदा भी वहीं था। उसकी शराब की कैपेसिटी बहुत कम थी। 2-4 पैग में ही उसका चेहरा लाल हो गया, इसलिए सारा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया। मुझे पता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए बेहद जरूरी है, मैं मना नहीं कर सकता था। बस दांत भींचकर एक के बाद एक ग्लास पीता गया। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान थी, मुंह से तारीफ के शब्द निकल रहे थे, लेकिन सिर धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। आखिर होटल से बाहर कैसे निकला मुझे बिल्कुल याद नहीं। बस इतना याद है कि वॉशरूम में इतनी उल्टियां की कि दुनिया घूमने लगी, यहाँ तक कि पित्त भी बाहर आ गया और मुंह पूरा कड़वा हो गया। उसके बाद मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। उसी ऑन ऑर्डर की वजह से कंपनी पहली बार मुनाफे में आई। महीने के आखिर में किबेदा ने मुझे 50,000 युआन का बोनस दिया। कंपनी की मीटिंग में सबके सामने उसने मेरी खूब तारीफ भी की। 12 साल की मेहनत के बाद मैं एक छोटे सेल्समैन से धीरे धीरे वाइस सेल्स डायरेक्टर बन गया। कंपनी भी लगातार बड़ी होती, नया ऑफिस बन गया। किबेदा ने बंगला खरीदा, लग्जरी कार ली और शादी भी कर ली, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब बहुत कुछ बदल गया। जब से उसकी पत्नी ने फाइनेंस संभाला, रीइंबर्समेंट के नियम दिन ब दिन सख्त होते गए। अप्रूवल प्रोसेस भी पहले से बहुत लंबा हो गया। क्लाइंट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को इतना लिमिट कर दिया गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हर बार रीइंबर्समेंट करते वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट, खासकर बॉस की पत्नी, मुझसे बार बार सवाल पूछती, जैसे मैं कोई चोर हूँ। मुझे वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है। उस दिन प्रेसिडेंट किन के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद हम रास्ते में मित्सु की दुकान के पास से गुजर रहे थे। मौसम बहुत गर्म था। उन्होंने बस इतना कहा, थोड़ी प्यास लगी है। मैंने बिना सोचे 2 कप मिल्क टी खरीद ली। उस वक्त मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था कि इसका पैसा कंपनी से क्लेम करूंगा। मुझे बस लगा, इंसानियत के नाते इतनी छोटी सी बात है। बाद में जब सारे बिल लगा रहा था तो रकम बहुत कम थी, इसलिए बाकी बिलों के साथ उसे भी लगा दिया। लेकिन सिर्फ इन्हीं 8.8 युआन की वजह से मेरी 50,000 युआन की रीइंबर्समेंट पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। ऊपर से मुझ पर 10,000 युआन का जुर्माना भी लगा दिया गया। उसी पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। जैसे ही मैंने प्रिंटर का बटन दबाया, पीछे से लियू रुयान की आवाज आई। वो मेरी शागिर्द थी। कंपनी में आने के बाद से हमेशा मेरे साथ ही काम करती थी। बिजनेस करना मैंने ही उसे अपने हाथों से सिखाया था। सर, आपने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे मैंने सब अरेंज कर दिए हैं। मैंने फौरन रिजेक्शन लेटर वाली विंडो बंद कर दी। मुड़कर उसने जो फाइल मुझे दी थी वो ले ली। लियू रुयान मेरी टेबल के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें अनजाने में प्रिंटर पर चली गईं। जैसे ही रिजेक्शन लेटर प्रिंटर से बाहर
निकला, उसके चेहरे का रंग साफ बदल गया। सर, ये मैंने बिना घबराए वो रिजेक्शन लेटर वापस उठा लिया और डॉक्यूमेंट फोल्डर में रख दिया। लेकिन एक साधारण रिजेक्शन लेटर देखकर भी वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और परेशान होकर बोली, सर मुझसे मत छुपाइए, आखिर हुआ क्या है? अगर आप चले गए तो मैं क्या करूंगी? मुझे अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैं बस बात टालने ही वाला था कि तभी एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट ने आकर याद दिलाया, आज दोपहर 3 बजे मीटिंग है। लियू रुयन ने मेरा हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी मेरे हाथ में पकड़ी फाइल पर टिकी हुई थी। मैंने आराम से उसे ड्रॉर में रखा और ताला लगा दिया। थोड़ी ही देर बाद दोपहर की मीटिंग शुरू हो गई। कीबेदा ने सबसे पहले से तैयार की हुई रिपोर्ट पढ़ी। उसने इस क्वार्टर के बिजनेस का सार बताया और पूरे विभाग की परफॉर्मेंस पर संतोष जताया। फिर अचानक बात मेरी तरफ मुड़ गई। अब मैं इसे क्वार्टर के सेल्स चैंपियन का ऐलान करता हूँ। जैसा मैंने पहले वादा किया था, उसे 3 लाख युआन का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। मैं सिर झुकाकर सोच रहा था कि मीटिंग खत्म होते ही इस्तीफा कैसे दूं। तभी उसने कहा, इस बार की चैंपियन है लियू रुयन, आइए सब लोग उसे बधाई दें। मैं चौंक कर सिर उठाया। उसी वक्त मेरी नजर मेरे पुराने दोस्त की रहस्यमयी मुस्कान से टकराई। पूरा मीटिंग रूम शोर से भर गया। क्या लियू रुयन? लेकिन वाइस डायरेक्टर चू की सेल्स तो उससे कहीं ज्यादा थी। वो तो सिर्फ उसकी शागिर्द है, अपने गुरु से आगे कैसे निकल गई? हाँ, मुझे भी याद है, सबसे बड़े ऑर्डर तो शू सीजे ही लेकर आया था। इन फुसफुसाहटों के बीच लियू रुयन धीरे से अपनी सीट से उठी, शर्मीली मुस्कान के साथ स्टेज की तरफ चली गई। मेरे पास से गुजरते वक्त उसने जानबूझकर हल्के से मेरा हाथ छुआ। कहीं बेईदा बोला, मुझे पता है आप सबके मन में सवाल होंगे, लेकिन कंपनी के नए नियम के मुताबिक अब सिर्फ सेल्स नहीं देखी जाएगी। अब सबसे ज्यादा महत्व प्रॉफिट मार्जिन और बजट कंट्रोल को दिया जाएगा। जिन प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी लियू रुयन के पास थी, उनका औसत प्रॉफिट मार्जिन पूरे विभाग से 20% ज्यादा रहा। इसके अलावा उसके सभी क्लाइंट एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस तय बजट के अंदर रहे। इससे क्या साबित होता है? यही कि एक बेहतरीन सेल्समैन सिर्फ मार्केट नहीं खोलता, बल्कि खर्चों पर कंट्रोल करना भी जानता है। हर बार लिमिट पार करके बहाने बनाना कोई काबिलियत नहीं है। मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। जिन प्रोजेक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन इतना ऊंचा बताया जा रहा था, वो सारे प्रोजेक्ट मैंने ही लियू रुयन को दिए थे। उनके क्लाइंट पहले से स्थिर थे, इसलिए उन्हें संभालने में खर्च भी बहुत कम आता था। जबकि नए क्लाइंट, जिन पर शुरुआती दौर में भारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, वो सारे मुश्किल प्रोजेक्ट में अकेला संभाल रहा था। लियू रुयन ने माइक संभालते हुए कहा, कंपनी की इस पहचान और नेताओं के भरोसे के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने गुरु शू सीजे को देना चाहती हूँ। अगर उन्होंने मुझे इतने दिल से नहीं सिखाया होता तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। इसलिए मैं आगे भी और मेहनत करूंगी ताकि आप सबकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। इतना कहकर उसने सही समय पर अपना भाषण खत्म किया और हल्का सा झुककर सबका अभिवादन किया। हल्की हल्की तालियां बजने लगी। तभी चीबाइदा ने आगे कहा, लियू रुयन की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि आज से उसे सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर बनाया जाता है। पूरा मीटिंग रूम एकदम शांत हो गया। सब जानते थे ये पद असल में मेरा होना चाहिए था। लियू रुयन ने हल्का सा सिर झुकाया। उसके चेहरे की खुशी और घमंड अब छिप नहीं रहा था। उसी पल सारी बातें मेरे दिमाग में जुड़ गईं। आखिर क्यों पिछले कुछ समय से वो हमेशा आसान और जल्दी रिजल्ट देने वाले प्रोजेक्ट्स खुद ले रही थी? क्यों वो बार बार अकेले में क्यों बीड़ा को जाकर रिपोर्ट देती थी? क्यों मेरे सामने कंपनी के नियमों की शिकायत करती थी, लेकिन पीछे से हमेशा एकदम परफेक्ट एक्सपेंस रिपोर्ट जमा करती थी? यहाँ तक कि कंपनी का नया नियम और वही मित्सुकी मिल्क टी, जिससे ये पूरी मुसीबत शुरू हुई। अब सोचता हूँ तो सब कुछ जरूरत से ज्यादा संयोग लग रहा था। जब मैं बिल लगा रहा था तो लियू रुयन ने कई बार मुझे याद दिलाया था, सर इतने छोटे छोटे खर्च भी साथ में जोड़ दीजिए। लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं बताया कि वो खर्च लिमिट से ऊपर जा चुका है। मीटिंग खत्म होते ही सबसे पहले मैं उठकर बाहर निकल गया। लियू रुयन जल्दी जल्दी मेरे पीछे आई और कॉरिडोर के मोड़ पर मेरा हाथ पकड़ ली। सर मेरी बात तो सुन लीजिए। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि प्रेसिडेंट जी ऐसा फैसला लेने वाले हैं। अभी स्टेज पर खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रही हूँ। मैंने ठंडी नजरों से उसकी एक्टिंग देखी। एक शब्द भी नहीं बोला। शायद मेरी नजरें देखकर उसे चुभन हुई। वो और घबरा गई। सच कह रही हूँ, मुझे भी आज ही पता चला। मैं तो मना करने वाली थी, लेकिन प्रेसिडेंट जी ने कहा अगर आपको ये पद दिया गया तो आप पूरी टीम को लेकर कंपनी छोड़ देंगे। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, क्योंकि मैंने आपका रिजिग्नेशन लेटर देख लिया था। मुझे पता है आपने इस्तीफा तैयार कर लिया है। तो बात ये थी, उसे वो रिजेक्शन लेटर दिख गया था और पहली ही बार उसने जाकर इसकी खबर क्यों बीड़ा को दे दी। इसीलिए आज दोपहर का पूरा ड्रामा इतनी चालाकी से रचा गया था। एक तरफ वो आराम से मुझे मैनेजमेंट से बाहर कर सकते थे, दूसरी तरफ मैं इस्तीफे का सहारा लेकर उन्हें दबाव में भी नहीं डाल सकता था। सर
प्लीज मेरी बात मानिए, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। अगर आप चले गए तो मैं क्या करूंगी? मैंने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें तो पहले से पता है कि तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टर लियो। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए जड़ हो गई, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि क्या बोले। ऑफिस खत्म होने से पहले मैं क्यूबीडा के केबिन का भारी लकड़ी वाला दरवाजा खोलकर अंदर गया। वो रिपोर्ट देख रहा था। उसकी पत्नी बगल वाले सोफे पर बैठी मैगजीन पलट रही थी। मैंने अपना प्रिंट किया हुआ रिजिग्नेशन लेटर उसकी टेबल पर रख दिया। मैं इस्तीफा देने आया हूँ। चीबेदा ने सिर उठाया। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन होठों पर एक मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आ गई। वो कुर्सी से उठा, टेबल के सामने से घूमकर मेरे पास आया। शुसीजे, ये क्या कर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि लियू रुयन ने इस बार तुम्हारा सेल्स चैंपियन का टाइटल ले लिया? पुराने दोस्त, हमारी इतने सालों की दोस्ती है, क्या इतनी सी बात पर कंपनी छोड़ दोगे? आज कंपनी यहाँ तक पहुंची है, इसमें तुम्हारी मेहनत का योगदान है। इस बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया। ऐसा करो, थोड़ा और सोच लो। सेल्स डायरेक्टर की पोस्ट अभी फिलहाल खाली रहने देते हैं, कुछ समय बाद फिर बात करेंगे। इतने में सोफे पर बैठी उसकी पत्नी हंस पड़ी। उसने मैगजीन नीचे रख दी। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारा ये पुराना दोस्त बहुत छोटे दिल का इंसान है। सिर्फ 10,000 युआन का फाइन ही तो लगा है, क्या उसके लिए इतना ड्रामा करके नौकरी छोड़ देगा? कंपनी के नियम होते हैं, जिसने भी गलती की उसे सजा मिलेगी, किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। चीबेदा ने कहा। बस करो, अब और मत बोलो। वो तुरंत बोली, क्या मैंने कुछ गलत कहा? पिछले 2 साल में सिर्फ कमीशन और बोनस मिलाकर ही इसे लाखों युआन मिल चुके हैं। क्या कंपनी ने कभी इसके साथ बुरा किया? एहसान मानना तो दूर, उल्टा जानबूझकर नियम तोड़कर हमें परेशान करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तो सिर्फ नियम लागू किए हैं, लेकिन ये खुद ही काम छोड़कर भाग रहा है। मैंने शांत आवाज में कहा। बोल लिया आप लोगों ने? अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपना सामान समेटकर आज ही चला जाऊंगा। मेरी शांति देखकर चीबेदा शायद थोड़ा बेचैन हो गया। उसने एक बार फिर मुझे रोकने की कोशिश की। शुसीजे, एक बार फिर सोचो, इतने सालों की दोस्ती है हमारी, याद है? कॉलेज में हम एक ही बंक बेड पर सोते थे। भाईचारे का रिश्ता था हमारा। भाईचारा, ये शब्द सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। मैं मुस्कुराया। हाँ, सही कहा, हमारे बीच वाकई बहुत गहरी दोस्ती थी। उसी समय लियू रुयन दरवाजा खोलकर अंदर आई। जीजा जी, शुसीजे के सारे क्लाइंट वाले डॉक्यूमेंट। वो आधी बात बोलकर अचानक रुक गई। उसकी नजरें मेरे चीबेड़ा और उसकी पत्नी के बीच घूमने लगी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके मुंह से गलती से सच निकल गया है। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उन तीनों को चुपचाप देखा। आखिरकार मुझे सब समझ आ गया। ये सब पहले से रची हुई साजिश थी। चीबेदा घबराकर बोला, शुसीजे, गलत मत समझ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, गलत क्या समझूं? ये कि तुमने मुझे अपनी कंपनी में आने के लिए कहा था, या ये कि तुमने वादा किया था कि कभी मेरे साथ बुरा नहीं करोगे, या फिर ये कि एक तरफ तुम मुझसे जान लगाकर नया मार्केट खोलने को कहते रहे और दूसरी तरफ अपनी साली को चुपके चुपके मेरे सारे क्लाइंट और रिसोर्स दिलाते रहे? उसकी पत्नी गुस्से से बोली, जुबान संभालकर बात करो। कंपनी ने तुम्हें तैयार करने में कितना पैसा और रिसोर्स लगाया है। अब जब पंख निकल आए हैं तो उड़ना चाहते हो। अगर इस कंपनी का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो तुम्हारी कोई औकात नहीं होती। मैं आखिर मुस्कुरा दी। हाँ, बिल्कुल सही, तुम लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे बिजनेस टेबल पर इतनी शराब पीनी है कि पेट से खून निकलने लगे। सिखाया कि कैसे क्लाइंट के लिए एक एक घंटा धूप में खड़े रहना। सिखाया कि कुछ दर्जन युआन बचाने के लिए सस्ते लॉज में रहना है। फिर मैं लियू रोयान की तरफ मुड़ा, और तुम मेरी सबसे होनहार शागिर्द। सच में बहुत जल्दी सीख गई। सिर्फ बिजनेस करना ही नहीं, पीठ में छुरा घोंपना भी सीख लिया। उसकी आंखें लाल हो गई। सर, बात वैसी नहीं है। मैंने उसे बीच में ही रोक दी। मुझे सर मत कहो, मैं तुम्हारा गुरु कहलाने के लायक नहीं रहा। चीबेदा ने गहरी सांस ली। वो वापस अपनी कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ ठंडापन बचा था। शुसीजे, अगर तुमने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चलो अच्छे तरीके से अलग हो जाते हैं। मैंने अपनी जेब से एक्सेस कार्ड और एम्प्लॉय ID कार्ड निकालकर टेबल पर रख। 2 साल की मेहनत के बदले कम से कम इंसानों की असली पहचान तो हो गई। इतना कहकर मैं बिना जरा सी हिचकिचाहट के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पीछे से कीबेदा की आवाज आई, शुसीजे, बिजनेस की दुनिया जंग के मैदान जैसी होती है, मुझे दोष मत देना। मैं एक पल के लिए रुका, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने ऑफिस लौटकर मैंने अपना निजी सामान समेटना शुरू कर दिया। कुछ पुरानी वर्क नोटबुक्स, एक पुराना फाउंटेन पेन और वो डायरी जिसमें मैंने हर क्लाइंट की पसंद और उसकी पूरी डिटेल लिख रखी थी। मैं सामान डिब्बे में रख ही रहा था कि लियू रोयान दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। सर, जीजा जी ने कहा है कि आपको अपने सारे क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स मुझे हैंडओवर करने होंगे। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस चुपचाप अपना सामान समेटता रहा। वो तेजी से मेरे सामने आई और एक हाथ से मेरे डिब्बे को दबा दिया। ये सब कंपनी की प्रॉपर्टी है, आप इन्हें साथ नहीं ले जा सकते। मैंने शांत स्वर में कहा, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो इसमें नहीं है। ये सब मेरा पर्सनल सामान है और आज के बाद मुझे शुरू मास्टर मत कहना। तुम उस लायक नहीं हो। इस बार उसने भी मासूम बनने की एक्टिंग छोड़ दी।
ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, शूसीजे, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, अगर क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स की कमी या किसी गलती की वजह से कंपनी को जरा भी नुकसान हो तो मेरे जीजाजी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जब उसने देखा कि मैं फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो वो एक कदम और पास आ गई। बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे दोष मत देना सर, मैं भी ये सब कंपनी के लिए ही कर रही हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसने खुद ही मुझसे लिपटने का नाटक किया। साथ ही अपने हाथ से अपनी शर्ट का कॉलर जोर से फाड़ दिया। उसका कंधा और सीना थोड़ा सा खुल गया। फिर वो जोर से चिल्लाई, बचाओ, कोई बचाओ। अगले ही सेकंड ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला कि बेटा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर अंदर घुस आया। बिना कुछ पूछे उन्होंने मुझे दीवार से दबा दिया। घूंसे और चमड़े के जूते बारिश की तरह मेरे ऊपर बरसने लगे। मैं सिर्फ अपना सिर और पेट बचाने के लिए सिकुड़ कर बैठ गया। चीबेदा गुस्से से चिल्लाया, हरामजादे, कंपनी ने तेरे साथ इतना अच्छा किया और तू दिन दहाड़े अपनी ही शागिर्द पर जबरदस्ती करने चला था। तू तो जानवर से भी बदतर निकला। कुछ ही पलों में बाहर कॉरिडोर में तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैं तो पहले से कहता था ये आदमी ठीक नहीं है। 6 महीने पहले टीम बिल्डिंग के दौरान भी ये बार बार लड़कियों के आसपास मंडराता रहता था। हाँ, एक बार देर रात ओवर टाइम के बाद ये जबरदस्ती मुझे घर छोड़ने की जिद कर रहा था। अब सोचती हूँ तो डर लगता है। एक और आदमी बोला, तुम लोगों को पता नहीं, पिछली बार जो बड़ा ऑर्डर मिला था, सुना है उसे साइन करवाने के लिए ये 3 दिन और 3 रात होटल में एक महिला क्लाइंट के साथ रुका था। वो क्लाइंट तो लगभग 50 साल की थी। मैं तभी सोच रहा था कि इतनी आसानी से डील कैसे हो गई। दूसरा बोला, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके हर एक्सपेंस रीइंबर्समेंट में गड़बड़ होती थी। मैंने कई बार चेक किया लेकिन ये हर बार किसी तरह मामला दबा देता था। अगर इस बार मैडम ने सख्ती नहीं दिखाई होती तो पता नहीं कंपनी के कितने पैसे खा जाता। एक और आवाज आई, पिछली बार कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस आया था, मुझे पूरा शक है वही इसके पीछे था। उस दिन सबसे आखिर में ऑफिस से यही निकला था और मैंने सिस्टम लॉग भी चेक किया था। इसके कंप्यूटर से अश्लील वेबसाइट्स भी खुली थी। उसी समय लियो रोयान सही मौके पर सुबकने लगी। उसने जानबूझकर अपना फटा हुआ कॉलर और नीचे खींच लिया। उसके कंधे पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। असल में वो निशान उसने कुछ देर पहले खुद ही अपने नाखूनों से बनाए थे। भीड़ में कोई चिल्लाया, कैसा ढोंगी इंसान है, ऐसे दरिंदे के साथ एक ही कंपनी में काम करना भी घिनौना है। चिबेदा ने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया, शूसीजे, तुमने मुझे सच में बहुत निराश किया है। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुम्हें सीधे जेल भिजवाऊंगा। उसी वक्त रिसेप्शन की लड़की हांफती हुई अंदर आई। प्रेसिडेंट ची, जिनचेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट किन आए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 अरब युआन के बड़े प्रोजेक्ट पर बात करनी है और ये डील वो सिर्फ शूसीजे के साथ ही करना चाहते हैं। पूरा ऑफिस एकदम खामोश हो गया। चिबेदा का चेहरा तुरंत जम गया। लियो रोयन का हाथ भी वहीं रुक गया जो अभी तक कॉलर पकड़े हुए था। कुछ ही देर में लोगों का एक समूह अंदर आया। सबसे आगे प्रेसिडेंट किन थे। उन्होंने बढ़िया सूट पहन रखा था। उनकी मौजूदगी ही पूरे कमरे पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मैं सिक्योरिटी वालों के बीच दीवार से दबा हुआ था और मेरा चेहरा चोटों से सूज चुका था। उनके चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। उन्होंने भौहें सिकोड़ ली, तेज नजरों से पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। फिर उनकी नजर जाकर चिबेदा पर टिक गई। प्रेसिडेंट ची, ये सब क्या हो रहा है। चिबेदा के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। उसने मुंह तो खोला लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। इतने में उसकी पत्नी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी, बड़ी गर्मजोशी से बोली, प्रेसिडेंट चिन, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जरा आप ही फैसला कीजिए। ये जो सिजे बाहर से जितना शरीफ दिखता है, अंदर से उतना ही गंदा इंसान है। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और तेजी से बोलना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े इसी ऑफिस में इसने हमारी महिला कर्मचारी पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर हम लोग समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। देखिए, इसने उसके कपड़े तक फाड़ दिए हैं। उसने लियो रुयान को आगे खींचा। उसका फटा हुआ कॉलर और कंधे के लाल निशान प्रेसिडेंट किन को दिखाए। ये पहली बार नहीं है। ये हमेशा महिला कर्मचारियों के साथ गंदी हरकतें करता रहता है। इसका ध्यान कभी काम पर नहीं रहता। हमने इसे पुराना कर्मचारी समझकर न जाने कितनी बार मौका दिया, लेकिन ये हर बार और बदतर होता गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि इसकी बिजनेस एबिलिटी अच्छी है, लेकिन इसका चरित्र बेहद खराब है। हर बार एक्सपेंस रिइंबर्समेंट में हेराफेरी करता है, झूठे खर्च जोड़ता है। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसे कई बार पकड़ा, लेकिन ये हर बार अपनी चालाकी से बच निकलता था। इस बार क्लाइंट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस लिमिट से ऊपर चला गया, इसलिए हमने इसे फाइन किया। बस उसी बात का बदला लेने के लिए इसने पहले इस्तीफा देने का ड्रामा किया और फिर ऐसी जानवरों वाली हरकत कर दी। अब तक क्यों बीड़ा भी संभल चुका था। वो जल्दी से प्रेसिडेंट किन के पास गया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बोला, जी प्रेसिडेंट किन, मेरी पत्नी जो कह रही है सब सच। उसने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि शूसीजे ऐसा इंसान निकलेगा। सच कहूं तो मुझे बहुत दुख हुआ। आखिर वो मेरा पुराना क्लासमेट है। मैं तो उसकी इज्जत बचाने के लिए ये मामला कंपनी के अंदर ही निपटाना चाहता था, लेकिन अफसोस, आपको भी ये सब देखना पड़ गया। उधर लियो रुयान ने भी सही समय देखकर सिर झुका ली। उसके कंधे हल्के हल्के कांप
रहे थे। वो धीरे धीरे सिसक रही थी। पूरा माहौल ऐसा बना दिया था जैसे वो एक बिल्कुल मासूम और बेबस पीड़िता हो। प्रेसिडेंट चिन चुपचाप उनकी पूरी बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर बस एक गहरी, समझ न आने वाली मुस्कान थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। चिबेदा समझ ही नहीं पा रहा था कि उनका असली रवैया क्या है, लेकिन 1 अरब युआन के इतने बड़े ऑर्डर के लालच में उसने और इंतजार नहीं किया। वो तुरंत खुशामदी लहजे में बोला, प्रेसिडेंट चिन, आपने अभी जिस 1 अरब युआन वाले प्रोजेक्ट की बात की, अब शूसीजे की हालत तो आपने खुद देख ली। वो इस प्रोजेक्ट को संभालने के लायक नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी कंपनी बहुत मजबूत है और हमारी सेल्स टीम भी काफी शानदार है। खासकर लियो रोयान, उसे अभी अभी इस क्वार्टर का सेल्स चैंपियन चुना गया है। उसकी काबिलियत बेहतरीन है। ये प्रोजेक्ट वो पूरी तरह संभाल सकती है। ऐसा लगा जैसे प्रेसिडेंट किन को अब जाकर अपने आने का असली मकसद याद आया हो। उन्होंने हल्के से ओह कहा और बीच में ही चिबेदा की बात रोक दी। उन्होंने न तो लियो रोयान की तरफ देखा और न ही सामने रखा चाय का कप उठाया। वो सीधे मेरी तरफ चलकर आए, जो सिक्योरिटी गार्ड मुझे पकड़े हुए था। प्रेसिडेंट चिन की नजर पड़ते ही उसने फौरन मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मेरे चेहरे की चोटें देखी, फिर मेरे फटे हुए कपड़ों पर नजर डाली। शांत आवाज में बोले, आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी लेकिन पूरे ऑफिस में साफ सुनाई दे रही थी। श्याओशु, उस दिन जब तुमने मुझसे इतनी जल्दी 8.8 युआन वापस मांगे थे, तभी मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। अब ये सब क्या तमाशा चल रहा है? उनकी ये बात बिजली की तरह पूरे ऑफिस में गूंज गई। चिबेदा के चेहरे की मुस्कान उसी पल जम गई। उसकी पत्नी और लियो रुयान का रंग भी उड़ गया। मैंने अपने होंठ के किनारे लगा खून पोंछ। सबकी हैरानी भरी नजरों के बीच मुश्किल से सीधा खड़ा हुआ। प्रेसिडेंट चिन, आपको ये तमाशा देखना पड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। उन्होंने पूछा, आखिर क्यों? मैंने शांत आवाज में कहा, सिर्फ उस दिन की मित्सु वाली 8.8 युआन की मिल्क टी की वजह से। वो कंपनी के नए क्लाइंट एंटरटेनमेंट बजट से थोड़ा ऊपर चली गई थी, इसलिए मेरी 50,000 युआन की रीइंबर्समेंट रद्द कर दी गई। ऊपर से मुझ पर 10,000 युआन का जुर्माना भी लगा दिया गया। मैंने प्रेसिडेंट ची से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। मैं एक पल रुका, फिर मेरी ठंडी नजर चिबेदा, लियो रोयन और उसकी पत्नी पर गई, और उसके बाद इन लोगों की नजरों में मैं एक रेप की कोशिश करने वाला अपराधी बन गया, कंपनी का पैसा खाने वाला चोर बन गया और अपने ही साथियों को परेशान करने वाला कीड़ा बन गया। मेरी बात सुनकर प्रेसिडेंट किन के चेहरे की आखिरी मुस्कान भी गायब हो गई। अब उनके चेहरे पर सिर्फ ठंडा गुस्सा था। उन्होंने चिबेदा की तरफ देखा। प्रेसिडेंट ची, तुम्हारी कंपनी के नियमों ने सच में मेरी आंखें खोल दी। सिर्फ 8.8 युआन का खर्च लिमिट से ऊपर चला गया और तुमने एक इंसान की सारी मेहनत और योगदान मिटा दिया। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश भी रच डाली। चिबेदा घबरा कर बोला, नहीं प्रेसिडेंट किन, आप मेरी बात सुनिए, इसमें गलत फहमी हुई है। प्रेसिडेंट चिन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे इसमें कोई गलत फहमी नहीं दिख रही। मैं आज यहाँ सिर्फ शू सीजे के लिए आया हूँ। मुझे उसकी काबिलियत पर भी भरोसा है और उसके चरित्र पर भी। वो 1 अरब युआन वाला प्रोजेक्ट मैं सिर्फ शू सीजे के साथ ही करूंगा। लेकिन अब जबकि वो इस कंपनी का कर्मचारी नहीं रहा, ये तो मुझे लगता है ये डील भी यहीं खत्म होनी चाहिए। क्या? बेईदा लगभग चीख पड़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए, लगभग गिर ही पड़ा था। उसकी पत्नी भी पत्थर बनकर खड़ी रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उधर लियो रुयान का मासूम चेहरा पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके चेहरे पर सिर्फ घबराहट और बेचैनी बची। 1 अरब युआन, ये रकम कंपनी के पूरे साल भर के ऑर्डरों से भी ज्यादा थी। कुछ देर पहले जो सहकर्मी मुझे घेर कर गालियां दे रहे थे, अब उनमें से कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। प्रेसिडेंट किन ने मेरी तरफ देखकर कहा, श्याओशु, चल सकते हो? पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम्हारी चोटों का इलाज करवा लेते हैं। बाकी को ऑपरेशन की बात हम कहीं और आराम से करेंगे। चिबेदा का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वो तुरंत झुकते हुए मेरे पास आया। पुराने दोस्त, शू सीज, ये सब गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने ठंडेपन से उसका हाथ झटक दिया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। फिर भी वो शर्मिंदा नहीं हुआ। जल्दी जल्दी बोला, इस्तीफा? मैंने कब तुम्हारा इस्तीफा मंजूर किया? नहीं, मैंने बिल्कुल मंजूर नहीं किया। तुम अब भी हमारी चंगदा कंपनी के कर्मचारी हो। तुम तो हमारी कंपनी की रीढ़ हो। इतना कहते हुए उसने अपनी पत्नी और लियो रुयान की तरफ गुस्से से देखा। उसकी पत्नी ने भी तुरंत रंग बदल लिया। जो चेहरा अभी तक तानों और घमंड से भरा था, वही अब पछतावे और बनावटी अपनापन दिखाने लगा। वो जल्दी से मेरे पास आई और मीठी आवाज में बोली, हाँ हाँ श्याओशु, देखो बात जरा ज्यादा बढ़ गई। सारी गलती मेरी है। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के नियम बहुत ज्यादा सख्त बना दिए। सिर्फ 8.8 युआन के लिए इतना बड़ा मामला नहीं बनना चाहिए था। तुम्हारी 50,000 युआन वाली रिइंबर्समेंट मैं अभी पास कर देती हूँ और 10,000 युआन का फाइन वो मैं अपनी जेब से भर दूंगी। तुम और क्यों बीड़ा सिर्फ दोस्त नहीं, भाइयों जैसे हो। हम सब एक ही परिवार हैं। बैठकर आराम से बात कर लेंगे। उधर लियो रुयान भी फिर से बेचारी बनने लगी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आवाज भर्रा गई, सर मुझसे गलती हो गई। अभी जो हुआ वो सब गलतफहमी थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए उल्टा सीधा बोल बैठी। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझसे नाराज मत होइए। ये सेल्स डायरेक्टर की पोस्ट
असल में आपकी ही थी। मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? सबसे ज्यादा तंज वाली बात यह थी कि कुछ मिनट पहले तक जो सहकर्मी मुझे मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए थे, अब वही लोग एक एक करके अपना रंग बदलने लगे। अरे तो श्याओ लियू से ही गलतफहमी हुई थी। मैं तो पहले से कह रहा था, डायरेक्टर शू ऐसे इंसान हो ही नहीं सकते। हाँ हाँ बिल्कुल सही, डिप्टी डायरेक्टर शू हमेशा से सबसे ईमानदार इंसान रहे हैं, काम भी जान लगाकर करते हैं। जरूर किसी ने इन्हें फंसाने की साजिश की। डायरेक्टर शू आप कहीं मत जाइए, आपके बिना इस कंपनी को कंपनी कैसे कहेंगे? एक और सहकर्मी जल्दी से बोला, अभी अभी मुझसे गलती हो गई थी, मैंने बस अफवाहें सुनकर यकीन कर लिया। अब प्लीज दिल पर मत लीजिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का कर्मचारी भी तुरंत बोला, डिप्टी डायरेक्टर शू की एक्सपेंस रिइंबर्समेंट मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। उनके सारे बिल हमेशा बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, उनमें कभी कोई गड़बड़ नहीं रही। पहले शायद मैंने ठीक से चेक नहीं किया था या फिर सिस्टम में वायरस आ गया होगा, लेकिन इसका डायरेक्टर शू से कोई लेना देना नहीं। मैं वापस जाकर दोबारा अच्छी तरह जांच करूंगा। जरूर कोई और वजह होगी। इन लोगों का रंग बदलने की रफ्तार इतनी तेज थी कि काले को सफेद और सफेद को काला बना देने वाली उनकी बातें सुनकर मुझे घिन आने लगी। फायदे का कंपास जरा सा घूमते ही इन लोगों का स्टैंड भी पल भर में बदल गया। इनकी कोई सीमा ही नहीं थी। चिबेदा ने देखा कि मैं बस ठंडे चेहरे से सब देख रहा हूँ और जरा भी नहीं पिघला। वो और बेचैन हो गया, लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, शू सीजे देखो, सबको अपनी गलती समझ आ गई है। हम सब एक ही कंपनी के लोग हैं। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर बना देता हूँ। साल के आखिर में मिलने वाला बोनस 2 गुना कर दूंगा। नहीं 3 गुना। तुम जो शर्त रखोगे मैं मान लूंगा। बस तुम प्रेसिडेंट किन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, बाकी हर बात आराम से सुलझ जाएगी। उसकी आंखों में उस 1 अरब युआन वाले प्रोजेक्ट की पागलपन भरी लालच साफ दिखाई दे रही थी। मैं उन सबको ऐसे देख रहा था जैसे कुछ जोकर मेरे सामने नाटक कर रहे हैं। मेरे दिल में अब कोई हलचल नहीं बची, सिर्फ गहरा व्यंग्य था। मैंने सिर घुमाकर प्रेसिडेंट किन की तरफ देखा। वो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे। उनके होंठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान थी। मैंने शांत आवाज में कहा, प्रेसिडेंट चिन, क्या आप मेरे लिए पुलिस बुला सकते हैं? ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। उन्होंने बिना झिझक सिर हिलाया और पीछे खड़े अपने सेक्रेटरी को तुरंत पुलिस बुलाने का आदेश दे दिया। ये सुनते ही शिबेदा और उसकी पत्नी का चेहरा सफेद पड़ गया। लियू रोयान तो पूरी तरह घबरा गई। वो चीख उठी, नहीं पुलिस मत बुलाइए। वो दौड़कर मेरे सामने आ गई, जल्दी जल्दी बोली, सर शू सीजे, अभी जो हुआ, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। मैं सिर्फ आपका रिएक्शन देखना चाहती थी। हाँ बस मजाक था, सच नहीं था। आप मेरा यकीन कीजिए। मैंने ठंडी हंसी हंसी। मजाक? मेरी नजर चाकू की तरह उसके डरे हुए चेहरे पर जा टिकी, फिर चिबेड़ा और उसकी पत्नी पर गई, जिनके चेहरे राख की तरह पड़ चुके थे। मैंने धीरे से कहा, लियू रोयान और प्रेसिडेंट ची, तुम लोगों ने इस नाटक के लिए सच में बहुत मेहनत की है। अपने ही कपड़े खुद फाड़ना, अपने शरीर पर खुद निशान बनाना, फिर मेरे ऊपर रेप का झूठा इल्जाम लगाना, इतना शानदार मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर में मेरी नजर क्यों बीड़ा पर रुकी। उसमें सिर्फ निराशा और ठंडापन था। पुराने दोस्त, यही वो तरीका था जिसके लिए तुमने कभी कसम खाई थी कि मुझे कभी नुकसान नहीं होने दोगे। यही है हमारी भाईचारे वाली दोस्ती। उसने मुंह खोला, शायद कुछ सफाई देना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उसका चेहरा शर्म से लाल और नीला पड़ गया। उसकी पत्नी भी नजरें चुराने लगी। वो मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लियू रोयान का तो जैसे पूरा शरीर ही जवाब दे गया। वो लगभग वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जो सहकर्मी अभी तक मेरी सफाई देने का नाटक कर रहे थे, अब सब सिर झुकाकर खामोश खड़े थे। कोई भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। सबसे आगे एक मध्यम उम्र के पुलिस अधिकारी थे। उनके कंधे पर चमकते हुए रैंक लगे थे और उनकी नजर बेहद तेज थी। उन्होंने आते ही प्रेसिडेंट किन को देखा। उनके गंभीर चेहरे पर हल्की सी पहचान वाली मुस्कान आई। वो आगे बढ़े और हाथ मिलाया। प्रेसिडेंट चिन, आप भी यहाँ हैं? प्रेसिडेंट किन ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर थोड़ा हटकर बोले, कैप्टन ली, आप लोगों को तकलीफ दी। यहाँ एक झूठे रेप केस की साजिश हुई है, बाकी मामला अब आप संभालिए। कैप्टन ली ने सिर हिलाया। उनकी नजर पूरे ऑफिस में घूमी। चिबेदा, उसकी पत्नी और लियू रोयान, तीनों के चेहरे कागज की तरह सफेद हो चुके थे, खासकर लियू रोयान। उसने अपनी उंगलियां इतनी कसकर पकड़ रखी थीं कि पोर तक सफेद पड़ गए थे। कैप्टन ली बहुत अनुभवी थे। उन्होंने जल्दबाजी में किसी से सवाल नहीं किया, सबको अलग अलग ले जाकर पूछताछ शुरू करवाई। फिर वो खुद लियू रोयान के सामने जाकर खड़े हुए, शांत लेकिन दबाव भरी आवाज में बोले, तुम पीड़िता हो, सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या था? लियू रोयान घबराकर चिबेदा की तरफ देखने लगी, लेकिन चिबेदा ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। वो सिर झुकाकर जमीन देखने लगा, जैसे उसे इस मामले से कोई मतलब ही न हो। लियू रोयान के होंठ कांप रहे थे। कैप्टन ली की गहरी नजरों के सामने वो पहले से रटी हुई कहानी एक लाइन भी ठीक से नहीं बोल पाई। कैप्टन ली ने सीधा सवाल किया, कपड़े किसने फाड़े? क्या शू सीजे ने? लगातार सवालों की बौछार में उसे संभलने का एक पल भी नहीं मिला। उसकी मानसिक दीवार पल भर में टूट गई। उसके पैर जवाब दे गए। वो रोते हुए चीख पड़ी, सब मैंने किया। कपड़े मैंने खुद फाड़े थे, ये लाल निशान भी मैंने खुद बनाए थे। मैंने ही शू सीजे पर झूठा इल्जाम लगाया था।
तभी बगल में खड़े प्रेसिडेंट किन ने ठंडी आवाज में कहा, कैप्टन ली, ये मामला बेहद गंभीर है। मैं शिव सिजे की तरफ से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये सुनते ही लियू रुयान पूरी तरह टूट गई। वो अचानक चीबेड़ा की तरफ मुड़ी, जैसे डूबता इंसान आखिरी तिनके को पकड़ने की कोशिश करता है। वो फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाई, जीजा जी, मेरे लिए कुछ तो बोलिए। ये सब तुमने ही मुझे करने को कहा था। तुमने कहा था जब तक उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं करेंगे तब तक क्लाइंट्स कभी हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं आएंगे। अब तुम मुझे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। सबके हैरान चेहरों के बीच चीबेइदा का चेहरा हरा पड़ गया। वो अचानक एक कदम आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया, लियू रुयान, क्या बकवास कर रही हो? तुम खुद इतनी नीच हरकत करके जनरल मैनेजर की कुर्सी हथियाना चाहती थी, अब मुझे भी इसमें घसीटना चाहती हो? मैंने कब तुम्हारा साथ दिया था? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं आसमान की कसम खाकर कह सकता हूँ, मुझे इस पूरे मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका इस तरह फौरन अपना पल्ला झाड़ लेना और इतनी बेरहमी से मुकर जाना सीधे लियू रुयान को निराशा की गहरी खाई में धकेल गया। वो सुन्न होकर चीबेइदा को देखती रह गई। उसके चेहरे पर अब उसके लिए सिर्फ नफरत थी और खुद बच निकलने की बेताबी साफ दिखाई दे रही थी। इतने सालों से जो नकली प्यार और सब्र उसने दिखाया था वो उसी पल पूरी तरह टूट गया। अचानक उसके अंदर जैसे सब कुछ दांव पर लगाने वाली हिम्मत आ गई। उसने रोना बंद कर दी। ठंडी हंसी हंसी सीधे उंगली चीबेइदा की तरफ उठाकर बोली, चीबेइदा, अब मरे होने का नाटक कर रहे हो? कल रात ऑफिस के सोफे पर तुमने मुझे बांगों में भरकर क्या कहा था, भूल गए? तुमने कहा था शू सिजे तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा है, उसे देर सवेर कंपनी से निकालना ही पड़ेगा। तुमने कहा था जैसे ही उसके सारे क्लाइंट रिसोर्सेज हमारे हाथ लग जाएंगे उसे कंपनी से बाहर फेंक दोगे। तुमने ये भी कहा था कि बहुत पहले से तुम उससे चिढ़ते थे। थोड़ा सा योगदान क्या कर दिया, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। वो इतनी तेजी से बोल रही थी कि चीबेइदा को बीच में रोकने का एक मौका भी नहीं मिला। फिर वो और जोर से बोली, और पिछले महीने तुम्हारी नई पोर्श में हमने 3 बार संबंध बनाए थे। तुमने खुद कहा था मेरी बहन तो बस पैसों की भूखी औरत है, वो तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकती। तुमने कहा था जैसे ही कंपनी और बड़ी हो जाएगी तुम उससे तलाक लेकर मुझसे शादी करोगे। अब सब भूल गए। उसकी बातें पूरे ऑफिस में बम की तरह फट पड़ी। हर कोई पत्थर की तरह खड़ा रह गया। सारी नजरें एक साथ क्यूबीड़ा पर टिक गईं। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वो गुस्से और शर्म से कांप उठा। झूठ, ये मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही, पागल औरत। वो चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। शायद उसका मुंह बंद करना चाहता था। लियू रुयान भी चीख पड़ी, मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने झटके से अपना कॉलर और नीचे खींच दिया। उसकी कॉलर बोन के नीचे हल्का सा गुलाबी हिकी साफ दिखाई दे रहा था। ये निशान भी तुमने ही बनाया था। कल रात की मेरी अंडरवियर अभी तक धुली भी नहीं है। चलो अब भी जाकर डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। क्यों विदा, तुम इतने डरपोक निकले। काम करते वक्त बड़े बहादुर बनते थे और अब कपड़े पहनते ही पहचानने से इनकार कर रहे हो। उसकी चीख पूरे ऑफिस में गूंज गई। अब तक सदमे में खड़ी उसकी पत्नी पूरी तरह फट पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। आंखें खून जैसी लाल थी। वो पागल शेरनी की तरह दौड़ी और जोरदार थप्पड़ चीबेइदा के चेहरे पर दे मारा। चीबेइदा, तू इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। मेरे साथ ऐसा किया तूने। उसने बिना रुके दोनों हाथों से उसके चेहरे और गर्दन पर नाखून मारने शुरू कर दिए। मैं तेरे लिए दिन रात मेहनत करती रही, कंपनी का पूरा फाइनेंस संभालती रही, और तू मेरी ही बहन के साथ पीछे से चक्कर चला रहा था। मुझे पैसों की भूखी औरत कहता था। तलाक देगा मुझे, मैं ही तुझे तलाक दूंगी। ये कंपनी भी अब तुझे नहीं मिलेगी। चीबेइदा बुरी तरह पिटने लगा। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर कई खरोंचों से खून निकल आया। वो बेहद शर्मनाक हालत में था। उसने पत्नी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो और ज्यादा पागलों की तरह उसे नोचने लगी। तभी कैप्टन ली ने जोर से चिल्लाया, बस, सब लोग रुक जाओ। उन्होंने तुरंत 2 पुलिस वालों को आगे भेजा। उन्होंने किसी तरह दोनों को अलग किया, लेकिन चीबेइदा की पत्नी अब भी छूटने की कोशिश कर रही थी। रोते रोते चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो, आज मैं इस बेवफा को जान से मार दूंगी। चीबेइदा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। पूरा ऑफिस रणभूमि बन चुका था। मैं भीड़ को हटाकर धीरे धीरे चीबेइदा के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने शांत आवाज में पूछा, चीबेइदा, 2 साल पहले जब तुम मुझे कंपनी में बुलाने आए थे तब कहीं हुई अपनी बातें याद है? वो कुछ पल के लिए जम गया। धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठ हिले, शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैंने आगे कहा, तुमने कहा था चाहे कंपनी सफल हो या नाकाम, मुझे कभी नुकसान नहीं होने दोगे। अब लगता है तुम्हारी वो कसम 1 पैसे की भी नहीं थी। इतना कहकर मैंने उसकी टूटी हुई हालत की तरफ दोबारा देखा भी नहीं, न उसकी पत्नी की चीखों की परवाह की, और न ही लियू रुयान के टूटकर रोने। मैं मुड़ा, हल्का सा सिर झुकाकर प्रेसिडेंट किन की तरफ देखा। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी पीठ थपथपाई। फिर हम दोनों साथ साथ पूरे ऑफिस से बाहर निकल गए, उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर जहाँ सिर्फ धोखा, लालच और साजिशें भरी थी। कॉरिडोर के आखिर वाली खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। थोड़ी तेज थी, लेकिन मुझे पहली बार उसकी गर्माहट महसूस हुई, क्योंकि अब हवा में वो घुटन नहीं बची थी। उसके बाद मैं आधिकारिक तौर पर जिनसेंग ग्रुप में शामिल हो गया।
प्रेसिडेंट चिन ने मुझे वो भरोसा और प्लेटफॉर्म दिया जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। पावर, अथॉरिटी, पूरा सपोर्ट, किसी चीज की कमी नहीं थी। यहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, परफॉर्मेंस और काबिलियत। न कोई रिश्तेदारी का खेल, न कोई बेवकूफी भरे नींव। मैंने बहुत जल्दी अपनी खुद की टीम बना ली और इंडस्ट्री के सबसे मुश्किल क्लाइंट्स पर फोकस करना शुरू किया। चंगदा कंपनी में सीखी हुई सारी मेहनत और अनुभव यहाँ पूरी तरह काम आए। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक के बाद एक कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के आंकड़े इतने शानदार थे कि जिन शेयर होल्डर्स को पहले मुझ पर शक था वो भी पूरी तरह मान गए। साल के आखिर वाली एनुअल मीटिंग में प्रेसिडेंट चिन ने सबके सामने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, यही होती है असली वुल्फ स्पिरिट टीम। कुछ समय बाद मुझे कभी कभी चंगदा कंपनी की खबरें भी सुनने को मिलती रहीं। लियू रुयान और चीबेडा दोनों को झूठा इल्जाम लगाकर फंसाने के अपराध में दोषी ठहराया गया। दोनों को 6 महीने की जेल की सजा हुई। उधर कंपनी भी पूरी तरह बिखर गई। जैसे पेड़ गिरते ही बंदरों का झुंड भाग जाता है, वैसे ही सारे पुराने क्लाइंट्स कंपनी छोड़कर चले गए। ऊपर से तलाक के समय चीबेडा की पत्नी कंपनी की ज्यादातर नकद संपत्ति भी लेकर चली गई। कुछ ही समय में चंगदा कंपनी ने दिवालिया होने की घोषणा कर दी। जिस कंपनी के लिए मैंने कभी अपनी पूरी जान लगा दी थी, आखिर में उसकी कुर्सियां और टेबल तक नीलाम कर दिए गए ताकि कर्ज चुकाया जा सके। 1 साल बाद नए साल की सेलिब्रेशन पार्टी खत्म हुई। मेरी कार धीरे धीरे बंगले की तरफ लौट रही थी। खिड़की के बाहर शहर की रंग बिरंगी रोशनियां पीछे छूटती जा रही थी। अचानक ड्राइवर ने हल्का सा ब्रेक लगाया। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। उसने कहा, प्रेसिडेंट चू, आगे शायद कोई खड़ा है। मैंने सिर उठाकर सामने देखा। हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी फटे हुए कपड़ों में, बिखरे बाल, भिखारी जैसी हालत में सड़क किनारे खड़ा था। वो हमारी कार की तरफ पागलों की तरह हाथ हिला रहा था। जैसे जैसे गाड़ी पास पहुंची, उसका सूखा और टूटा हुआ चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वो चीबाइदा था। उसने इस कार को पहचान लिया था, या यूं कहूं कार के अंदर बैठे इंसान को पहचान लिया था। वो लंगड़ाता हुआ दौड़कर कार की खिड़की तक आया। पूरी ताकत से शीशे पर थपथपाने लगा। उसके आंसू और नाक का पानी एक साथ बह रहे थे। उसके होंठ लगातार कुछ चिल्ला रहे थे। मैंने खिड़की बस थोड़ी सी नीचे की। ठंडी हवा अंदर आई, साथ ही उसकी टूटी हुई आवाज, शू सीजे, पुराने दोस्त, मेरी मदद कर दो प्लीज, मुझे अपने यहाँ रख लो। मैं सच में अब जी नहीं पा रहा। वो रोते रोते टूटती हुई आवाज में बोलता रहा। जेल से निकलने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी एक्स वाइफ अभी तक मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने लोगों से मेरा एक पैर तोड़वा दिया। आज तक ठीक नहीं हुआ। कोई नौकरी भी नहीं देता। अब मैं सड़क पर भीख मांगने वालों जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। मैं बस उसे देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अजीब बात ये थी, मेरे दिल में न खुशी थी, न बदले की तसल्ली, और न ही उसके लिए कोई दया। वो लगातार रोता रहा, पुराने दिनों की बातें करता रहा। मैं चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद और निराशा दोनों साथ साथ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने धीरे धीरे कार की खिड़की वापस ऊपर कर दी। शीशा पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले मैंने उसकी तरफ देखा और साफ आवाज में सिर्फ एक बात कही कि बेदा, तुम्हारा ये अंजाम देखकर मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। मेरी बात खत्म होते ही खिड़की पूरी तरह बंद हो गई। बाहर की ठंडी हवा और उसकी टूटी हुई चीखें दोनों हमेशा के लिए उस शीशे के बाहर रह गईं। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। पीछे अंधेरी रात में उसकी टूटी हुई परछाई और दूर होती चली गई। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा चीबेदा धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कोई बेकार बोरी सड़क पर फेंक दी गई हो। मैं सीट से टिक गया, धीरे से आंखें बंद कर ली, और बहुत लंबे समय बाद मेरे दिल में ऐसी शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई।